हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और स्वागत है आपका रैम्प कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में। ये वीडियो अगर आप किसी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर RSCIT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये RSCIT के लिए मेनली ये वीडियो बनाया गया है और इसके अलावा भी कोई इंटरव्यू अगर आप कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग RSCIT के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, टोटल 35 क्वेश्चंस आते हैं। RSCIT का जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल 35 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें 14 क्वेश्चंस का आंसर अपने को देना है सही। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है RSCIT में, इसलिए अपने को सभी क्वेश्चंस करने हैं। एंड इसके अलावा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब हमें जो जनरली इंटरव्यू में भी जो कंप्यूटर से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए वो हमें इस वीडियो से अब मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डीप में मैं समझाने वाला हूँ चीज़ों को, ऐसा नहीं है। मैं इसको शॉर्ट में समझाने वाला हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। यानी अगर आपके पास समय कम है एग्ज़ाम की तैयारी का तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए सबसे पहले कंप्यूटर से रिलेटेड एक बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जैसे एक सिंपल कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम लोग वो देखते हैं पहले। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर ये सिंपल हमें पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे कहेंगे मॉनिटर। ये क्या है? ये है कीबोर्ड। ये क्या है? CPU। CPU की फुल फॉर्म अगर पूछे तो कोई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें समझाने वाला हूं। CPU के अंदर 3 पार्ट होते हैं। ALU की फुल फॉर्म एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट। और तीसरा पार्ट CPU में मेमोरी। मेमोरी भी अपन इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और CPU कंप्यूटर से रिलेटेड CPU से जो जुड़े हुए कनेक्टेड पार्ट हैं वो है एक मॉनिटर, ये स्पीकर, ये प्रिंटर, ये माउस, ये कीबोर्ड। तो हमने देखा कि जो सामान्य रूप से एक कंप्यूटर से जुड़े हुए जो पार्ट होते हैं वो ये सारे हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी जो भी पार्ट हैं हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, जो ये हम देख रहे हैं, CPU है, स्पीकर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है और मॉनिटर है, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनपुट डिवाइसेस, दूसरी आउटपुट डिवाइसेस और तीसरी CPU प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU तो सिंपल एक प्रोसेसिंग यूनिट है जहां डेटा का प्रोसेस होता है। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जो कंप्यूटर में इनपुट लेने का काम करती है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस का इनपुट जो लिया जाता है वो इनपुट डिवाइस के थ्रू लिया जाता है। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं आपकी कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, फोटो को स्कैन करने के काम आता है,
आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? जो डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट डिवाइस के ऊपर आता है। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं? आउटपुट डिवाइस आपकी मॉनिटर, आपका स्पीकर, वो भी आउटपुट डिवाइस ही है, और प्रिंटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको समझ में आया होगा, कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझ में आया होगा। इनपुट डिवाइसेस में मैंने जो लिखा है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इसके अलावा और भी होती हैं, लाइट पेन होता है। तो इस तरह से कई सारी इनपुट डिवाइस हो सकती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में भी और भी हो सकती हैं, तो ये जनरली हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम लोग जब कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो पूरे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, और जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो किसे देते हैं, वो हम देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ना केवल आपके कंप्यूटर में होता है, आपके मोबाइल में भी होता है। ठीक है, तो अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं? आपने नाम सुने होंगे, जैसे सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कौन सा है? विंडोज। और कौन सा है? लाइनेक्स और यूनिक्स एंड मैक या मैकिंटोश। अब विंडोज में विंडोज 98 सुना होगा आपने, विंडोज एक्सपी सुना होगा, विंडोज 2000 सुना होगा, या विंडोज 2010 सुना होगा, या फिर अभी विंडोज विस्टा सुना होगा, या अभी विंडोज 10 चल रहा है जैसे। ठीक है, तो ये सभी फेमस जो भी हैं विंडोज के अलग अलग वर्जन्स हैं। इसी तरह से लाइनेक्स भी है, लाइनेक्स के भी वर्जन है, यूनिक्स अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज किसका है? एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है। उसी तरह से जैसे एप्पल कंपनी है तो ये मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? एप्पल कंपनी का है। लाइनेक्स और यूनिक्स अपने आप में अलग कंपनी है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। आपके पास हो सकता है कि कोई ये सवाल पूछे कि नीचे दिए गए में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो नीचे अगर सी लैंग्वेज, सी, जावा या फायरफॉक्स या लाइनेक्स, तो आपका जवाब होना चाहिए लाइनेक्स। तो हमें याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम क्या क्या हो सकते हैं? विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स या मैकिंटोश। These are the operating systems. अब इसमें कई चीजें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक चीज होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने सुना होगा डिस्क क्लीनअप या पेंट, ये सब, या कैलकुलेटर, तो ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर का मतलब होता है कि जैसे एक प्रिंटर है, डिवाइस ड्राइवर का मतलब है जैसे लाइक एक प्रिंटर है, तो प्रिंटर को ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जो विंडोज है या जो भी है, ये इसको ऑर्डर देगा कि प्रिंट निकालना है, तो इस प्रिंटर के अंदर वो ड्राइवर यानी कि वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो प्रिंटर को कंट्रोल करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। तो डिवाइस ड्राइवर ये होते हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है, यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि अपन किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, जैसे वर्ड, एमएस वर्ड, या एक्सेल, या पावर पॉइंट। वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट या फोटोशॉप, तो ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में और क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वैसे
आपको जो क्वेश्चंस आ सकता है, दो चीज आ सकती है आपके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब वर्ड, एक्सेल, ये सब क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक चीज कंप्यूटर में अलग होती है थोड़ी सी, वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या चीज होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है जिनके द्वारा हम लोग नए प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनके द्वारा हम नए प्रोग्राम बनाते हैं वो है सी, जावा, विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस, ऐसी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, HTML भी होती है। ये सब क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके द्वारा अपन नए प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं। बात करें अगर मेमोरी की, तो मेमोरी को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी आपकी कौन कौन सी हो सकती है? मेन मेमोरी, रैम एंड रोम, जनरली तो यही यूज किया जाता है। वैसे एक मेमोरी और होती है कैश मेमोरी, इसका भी बताते हैं अभी। सेकेंडरी मेमोरी आपकी जो परमानेंट मेमोरी होती है वो होती है आपकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव। देखिए जो मेन मेमोरी है उसमें डेटा टेम्परेरी रूप से स्टोर रहता है, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी मेन मेमोरी है, या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं इसे, प्राइमरी मेमोरी। और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव। इसमें डेटा आपका परमानेंट डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। एक होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपका जो प्रोसेसर होता है, सीपीयू जो होता है, प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर, वो उसके इस प्रोसेसर के अंदर कैश मेमोरी होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क में पहले स्टोर होता है। जब आप इस प्रोग्राम को चलाते हो तो प्रोसेसर के पास पहुंचने से पहले वो रैम में आता है, और रैम में आने के बाद वो फिर कैश मेमोरी में आता है। आपका जो प्रोग्राम है हार्ड डिस्क से रैम, रैम से कैश मेमोरी में आता है। और अगर आपका प्रोग्राम ऑलरेडी कैश मेमोरी में है तो आपका प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होगा। तो कंप्यूटर के अंदर जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी उतना कंप्यूटर फास्ट वर्क करेगा। तो आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड डिपेंड करती है वो कैश मेमोरी पे भी काफ़ी कुछ करती है, ठीक है। तो अगर कोई ये पूछा जाए कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है तो हम क्या कहेंगे? कैश मेमोरी। या सीपीयू के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी है? वो है कैश मेमोरी। चलिए टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के भी अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। मेनली तो दो पार्ट ये हैं। फिर उसके अलावा और करना चाहे तो एक हाइब्रिड भी होता है। फिर चौथा अपना सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं, और एक मेन फ्रेम।
एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, अगर किसी प्रकार का प्रेशर, टेम्परेचर नापना है, वेदर नापना है, तो इसके लिए कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग। एनालॉग का काम होता है वेदर, टेम्परेचर या प्रेशर को नापना, ये कंप्यूटर कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल जो डेटा के ऊपर काम करते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड जो दोनों काम करते हैं, एनालॉग का काम भी करते हैं और डिजिटल का काम भी करते हैं, वो हाइब्रिड कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर, सुपर बड़े बड़े फास्ट काम करने में काम आता है और इसमें बहुत काफ़ी सारे प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं, आपका काम फास्ट करते हैं। मेन फ्रेम, ये डेटा के ऊपर तुरंत प्रोसेस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करके रखते हैं। जो आपके बैंकिंग सिस्टम हैं, जो आपके रेलवेज़ हैं, उनमें इस तरह के कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, मेन फ्रेम। ठीक है, ये टाइप ऑफ कंप्यूटर। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या है एक्चुअली? ई कॉमर्स का बेसिकली जो मीनिंग है वो ये है कि अगर आप इंटरनेट के माध्यम से, अगर आप फिर से सुनिए, इंटरनेट के माध्यम से अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट के नाम क्या क्या हैं, जो जहां हम लोग परचेजिंग वगैरह करते हैं, तो क्या नाम है, अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है। ठीक है, और भी इस तरह की कई सारी वेबसाइट है, स्नैपडील है। तो इस प्रकार की जो भी वेबसाइट हैं जो बिजनेस कर रही हैं, जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, वो सब क्या कहलाती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट। और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी कहलाती हैं? सोशल नेटवर्किंग जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता, जिसमें लोग अपने व्यूज रखते हैं, अपना फोटोज अपलोड करते हैं, सोशलाइज होते हैं लोग, तो वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। जैसे फेसबुक, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। ऑरकुट, ट्विटर और भी इस तरह की जो भी हैं। ठीक है, ये सब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और ये ई कॉमर्स वेबसाइट। कुछ लोग बोलते हैं ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का भी सिंपल मतलब वही है। ई बैंकिंग का मतलब अगर आप बैंक का काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रहे हो, यानी कि आप इंटरनेट के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो ई बैंकिंग कहलाती है। एक और चीज शब्द आता है www इंटरनेट के अंदर, तो इसका फुल फॉर्म तो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब यह है कि जितनी भी वेबसाइट इस दुनिया में हैं, मौजूद हैं, उन सबका आपस में जो कनेक्शन है वो इसके थ्रू होता है। इसके थ्रू वो आपस में जुड़ी हुई हैं, ये समझ लीजिए आप, वर्ल्ड वाइड वेब। एक और शब्द होता है HTML, इंटरनेट में यूज होता है। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेबसाइट बनाने के काम आती है। वेबसाइट अपन ने जैसे फेसबुक वेबसाइट है या और भी कई तरह की वेबसाइट है, तो इस तरह की वेबसाइट को बनाने के लिए HTML का इस्तेमाल भी होता है। और भी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती है, बट ज़्यादातर में HTML का इस्तेमाल हो सकता है। व्हाट इज ब्राउजर? इंटरनेट के अंदर पूछा जाता है कि ब्राउजर क्या चीज़ है। ब्राउजर बेसिकली एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम लोग इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज़ करते हैं। जैसे आपको अगर अपना कंप्यूटर के ऊपर अगर आपको अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो ब्राउज़र का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे अपन इसको खोल सकें, अपने ईमेल आईडी को। तो ब्राउज़र कौन सा होता है? सबसे फेमस तो है गूगल क्रोम, आपने सुना ही है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। और कौन सा हो सकता है? ओपेरा, सफारी। इस तरह से काफ़ी सारे ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं। गूगल क्रोम है,
फायरफॉक्स है, ओपेरा है, सफारी है, ये सब क्या है? ब्राउज़र। तो ब्राउज़र वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम लोग वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, ईमेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या इंटरनेट की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ वेबसाइट? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे एक वेबसाइट जो होती है ना, जैसे एक आप जो भी वेबसाइट खोलते हो तो एक पेज खुलता है आपके सामने, और उस पेज में कोई ना कोई लिंक बना हुआ होता है जिसके क्लिक करने पर दूसरा पेज खुलता है, यहाँ क्लिक करते हो फिर तीसरा पेज खुल जाता है। तो उस वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं वो सब मिलकर के क्या कहलाएंगे? वेबसाइट। तो वेब पेजेस का जो कलेक्शन है वो वेबसाइट कहलाता है, वेबसाइट। और ये क्या है? पेज 1, पहला वेब पेज है ये, पेज 1, पेज 2, ये सब क्या है? ये सब तो पेज हैं, और इन सब पेजेस को मिला दिया, आपस में इंटरनेट कनेक्ट कर दिया, तो ये कहलाएगी वेबसाइट। क्योंकि अमेज़न हो चाहे कोई और तरह की वेबसाइट हो, उन सब के ऊपर केवल एक पेज तो होता नहीं है, अलग अलग पेजेस होते हैं, तो मल्टीपल पेजेस से मिलकर के बनती है वेबसाइट। एक और इंटरनेट के अंदर एक और टर्म आती है, व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल क्या होता है? यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या मतलब हुआ? यूआरएल का मतलब ये होता है कि जब हम लोग कोई पेज खोलते हैं तो वो पेज यूनिक होता है, यानी कि उसमें आप जो एड्रेस लिखते हो उस पेज को खोलने के लिए, वो एड्रेस दूसरा किसी और पेज का नहीं हो सकता। तो हर पेज का, हर फोटो का, आप जो फोटो भी ओपन करते हो, हर फोटो का, पेज का, किसी भी तरह का रिसोर्स हो, कोई ऑडियो है, तो उसका एक फिक्स एड्रेस होता है, वो एड्रेस ही कहलाता है यूआरएल। किसी भी पर्टिकुलर फाइल का पर्टिकुलर एड्रेस इंटरनेट पर यूआरएल कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इज डीएनएस? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। व्हाट इज डोमेन नेम सिस्टम? देखो पहले के समय में क्या होता था, शुरुआत की बात कर रहे हैं, तब किसी वेबसाइट को खोलने के लिए उसका आईपी एड्रेस याद रखा जाता था। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस कुछ ऐसा होता था 129.52.6.3 ऐसा। तो अब ये 129.52.63 ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल था, और इतनी सारी वेबसाइट थी तो सबका याद रखना संभव नहीं था। तो फिर क्या किया गया, हर आईपी एड्रेस को एक नाम दे दिया गया, और वो नाम ही कहलाता है वेबसाइट का नाम। जैसे आप लिखते हो, मान लो कि www.yahoo.com, तो आपको yahoo.com ज़्यादा याद रहेगा इसके बजाय। तो आप yahoo.com भी खोलते हो तो वो उसके पीछे भी एक आईपी एड्रेस होता है, हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता ही है। तो वो आईपी एड्रेस के पीछे जो नाम है वो डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। तो आईपी एड्रेस को जिससे अपन ने अटैच किया है वो डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। आप चाहें तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे लिख भी सकते हैं, अगर आप पॉज कर कीजिए वीडियो को और उसके बाद आप इसको आराम से लिख भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस भी होती हैं, नेटवर्क में यूज़ होने वाली डिवाइसेस। नेटवर्क में यूज़ होने वाली डिवाइसेस सबसे पहले कौन सा? एक चीज़ होती है मॉडेम। मॉडेम क्या चीज़ होती है? मॉडेम का काम होता है, दो काम होते हैं इसके, एक होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। इंटरनेट के अंदर एक कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचानी है अपने को, एक सर्वर है और दूसरा क्लाइंट हो सकता है। तो सर्वर से क्लाइंट तक इंफॉर्मेशन जाने के लिए इंफॉर्मेशन डायरेक्ट तो जाएगी नहीं, उसको सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए यूज होता है मॉडेम।
तो मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और दूसरे स्थान पर वापस से एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो शो करता है। तो एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग करने को मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। यही काम मॉडेम का है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। दिस इज मॉडेम। हम बात कर रहे हैं अब हब। व्हाट इज हब? इंटरनेट में यूज होने वाला हब। हब का मतलब ये होता है कि एक ऐसी डिवाइस है जिससे सारे ही कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो हब से कनेक्ट हो सकते हैं। नेटवर्क के अंदर अगर आपको कुछ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है, मैं यूँ कहूँगा कि अगर आपको कुछ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, हब। तो हब एक प्रकार की डिवाइस है जिससे हम कुछ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हब। और एक और टर्म आती है स्विच। हब पुरानी टेक्नोलॉजी है। स्विच क्या होता है कि छोटे बड़े बहुत सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम स्विच करता है। स्विच यूं समझ लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा रूप है हब का। तो हब एक सिंपल नेटवर्क बनाता है, स्विच छोटे बड़े नेटवर्क को भी आपस में भी कनेक्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड स्विच। हटा देते हैं ये। दो टर्म और होती हैं इसमें, ब्रिज एंड गेटवे। ब्रिज और गेटवे में डिफरेंस क्या होता है? ब्रिज का मतलब ये होता है कोई सेम प्रकार का नेटवर्क है, मतलब कुछ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, एक नेटवर्क बनाया हुआ है मैंने, और एक नेटवर्क और है। इनको आपस में अगर कनेक्ट करना है हमें, दो नेटवर्क को, ये एक अलग नेटवर्क है और ये अलग नेटवर्क है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज भी यूज कर सकते हैं, गेटवे। तो ब्रिज कहां यूज करेंगे एंड गेटवे कहां यूज करेंगे? अगर दोनों नेटवर्क एक प्रकार के हैं, मतलब इधर भी लाइनेक्स है और इनमें भी लाइनेक्स, या फिर इनमें विंडोज हैं इन कंप्यूटर्स में और इसमें भी विंडोज हैं, सेम प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए, सेम प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज इस्तेमाल होता है। और डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे इस्तेमाल होता है। तो सेम टाइप के नेटवर्क को जोड़ने के लिए स्विच, ब्रिज, एंड डिफरेंट टाइप के, कभी कभी हो जाता है, सेम टाइप के नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज और डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक टर्म और आती है, सर्च इंजन। व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन का मतलब ये होता है कि ये भी एक प्रकार की वेबसाइट होती है, अलग से कोई हार्डवेयर नहीं है। सर्च इंजन एक प्रकार की वेबसाइट है जिसके द्वारा हम दूसरी वेबसाइट या दूसरी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। तो दिस इज सर्च इंजन। तो सर्च इंजन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपने सुना है सबसे फेमस तो वही गूगल, ठीक है, एक खोज.com, yahoo.com। तो ये सब क्या है? ये सब सर्च इंजन हो सकते हैं, google.com, खोज, याहू। तो दीज आर द सर्च इंजन। सर्च इंजन अपने आप में कोई हार्डवेयर नहीं है। सर्च इंजन एक प्रकार की वेबसाइट है जो दूसरी इंफॉर्मेशन या दूसरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हमें ढूंढ करके निकाल के देता है। YouTube को भी हम सर्च इंजन कह सकते हैं। YouTube एक प्रकार का वीडियोस सर्च करने का सर्च इंजन है, वीडियोस सर्च करके देता वो भी। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेट के अंदर यूज होने वाली एक बहुत ही फेमस टर्म, और वो है ईमेल। व्हाट इज ईमेल?
ईमेल का मतलब तो हम समझ ही गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल का मतलब ये है कि हम लोग ऐसा बाय पोस्ट नहीं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली अगर किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं तो वो ईमेल कहलाता है। तो ईमेल में कुछ टर्म यूज होती है। ओके, तो हम लोग फिर से लास्ट वीडियो में जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ईमेल के द्वारा हम लोग मेल भेज सकते हैं। टू का मतलब है कि हम लोग किसको मेल भेज रहे हैं। एक होता है सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। ये ईमेल आईडी जो लिखा है, इसके अलावा भी हम लोग कोई और ईमेल आईडी भी लिख दिया, जैसे vijay@yahoo.com, तो इसको मतलब इन दोनों के पास मेल पहुंच जाएगी। और भी लिख सकते हैं, सेमीकोलन लगा करके दूसरे ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। एक होता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या लिखा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी का तो मतलब ये होता है कि दूसरे के पास भी पहुंच जाएगी और उनको ये भी पता चल जाएगा कि मेरे अलावा किसको भेजी है। जबकि अगर ये एड्रेस आप अगर यहां लिखेंगे कि भाई कुछ और लिख दिया, लाइक mukesh@yahoo.com, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जिसका भी ईमेल आईडी आप लिखोगे, उन लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि मेरे अलावा किसको भेजी है। तो अगर आप ये चाहते हो कि हम लोग जो मेल भेज रहे हैं उन लोगों को ये नहीं पता चले कि मैंने इसके अलावा और किसको भेजी है, तो आप बीसीसी में लिखिए। आप चाहते हो कि और भी किसी को भी पता चले तो सीसी में लिखिए। ठीक है, एक तो ये होता है। ठीक है, इसके अलावा ईमेल के अंदर एक क्या चीज होती है? इनबॉक्स। इनबॉक्स मतलब आपके पास कौन कौन सी मेल गई आई है। एक होता है सेंट मेल, आपने किस किस को भेजी है। एक होती है स्पैम। स्पैम का मतलब होता है कि आपके पास जो मेल आई है उनमें कोई वायरस होने के चांसेस हैं, वो स्पैम में चली जाती है। एक होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब कि आपने बना के रख ली है मेल, लेकिन इसको भी भेजना नहीं है, इसको बाद में भेजेंगे, तो वो ड्राफ्ट के अंदर होती है। तो दिस इज ईमेल। ईमेल के अंदर ये यूज होने वाली कुछ टर्म्स हैं जो ज़्यादातर यूज होती है, मैंने बताई है आपको। अच्छा, वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब आप जानते हैं कि आजकल अपन करते हैं जियो के मोबाइल से डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्हाट्सएप के थ्रू भी करते हैं। इसके अलावा भी होते हैं स्काइपी, गूगल हैंगआउट और इस तरह से कई सारी, वो वीडियो चैट कहलाती हैं। क्लाउड स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्लाउड स्टोरेज का क्या मतलब है? क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है कि अगर हम लोग हमारा जो डेटा है, हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो सेव है वो हो सकता है कि बाद में कहीं डिलीट हो जाए, हम चाहते हैं कि ये परमानेंट रहे कहीं पर, तो कई लोग कई वेबसाइट इसके लिए चार्ज भी करती है, कुछ पैसा भी लेती है। तो ऐसी कई वेबसाइट है जो आपका डेटा स्टोर करने की आपको इजाज़त देती है। तो उनमें से गूगल ड्राइव एक क्या है? क्लाउड स्टोरेज है। MS वन ड्राइव, तो ये और भी हैं इनके अलावा भी, MS वन ड्राइव, गूगल ड्राइव। तो क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर में स्टोर ना रह करके कहाँ स्टोर हो रहा है? इंटरनेट पर। और डेटा परमानेंट स्टोर है, अगर आपका कंप्यूटर क्रैश भी हो गया तो आपका डेटा सेफ है। तो ये कुछ टर्म्स हैं। तो हमने इस वीडियो के अंदर हमने कुछ बेसिक कंप्यूटर और कुछ इंटरनेट के अंदर यूज़ होने वाली कुछ टर्म्स के बारे में सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नई चीज़ें सीखने वाले हैं, वर्ड, एक्सेल से रिलेटेड, पावर पॉइंट से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें तो प्लीज़, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियोज़ के अपडेट आपको डेली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।